गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। तो बच्चों, लिविंग वर्ड में एक बार फिर से हम लोग बात करेंगे आज डीपीपी नंबर 3 की। और आज की क्लास में बहुत सारे हम लोग स्टेटमेंट करेंगे, एआर करेंगे। पिछले 2 डीपीपी में हम लोगों ने बात की नॉर्मल टाइप क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पर चर्चा हो चुकी है अब तक। जल्दी से आ जाओ, देर मत लगाया करो, देर लगाने से आपका नुकसान होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अब ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बेटा पहला क्वेश्चन है, सोलेनम, डेटुरा एंड निकोटियाना बिलोंग टू द सेम। एक इनमें से किसमें से एक से संबंधित है, यानी किस कैटेगरी में आते हैं? स्पीसीज, डिवीजन, फैमिली, जीनस, ए एंड बी, बी एंड डी, बी एंड सी, सी एंड डी। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए भाई। ये बेटा आएंगे एक ही फैमिली में और एक ही डिवीजन में। इसका सही आंसर होगा सी। अब क्यों होगा? चूंकि सोलेनम, डेटुरा और निकोटियाना ये जनरा है, ये जनरा है और कई सारे जनरा मिल करके फैमिली बनाते हैं। ठीक है, तो फैमिली सेम हो गई। अब स्पीसीज की बात करो तो स्पीसीज से नीचे होती है, इससे ऊपर अपर कैटेगरी डिवीजन है। तो सही आंसर क्या आएगा इसका? डिवीजन भी सेम होगा और फैमिली भी सेम होगी। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। शुरुआत सरल क्वेश्चन से हमेशा हम करते हैं और फिर इसके बाद धीरे धीरे आपको फुल मजा आने वाला है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। इन केस ऑफ प्लांट क्लासेस विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर आर असाइन्ड टू हायर कैटेगरी कॉल्ड। पौधों में समान लक्षण रखने वाली वर्ग को किस उच्च श्रेणी में रखा जाता है? जल्दी से बताइए। तो क्लास के ऊपर क्या आएगा? डिवीजन, और डिवीजन के ऊपर आता है किंगडम। तो आंसर क्या आएगा बेटा इसका? डिवीजन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर। टमाटर और आलू में समान लक्षण सबसे अधिक किस स्तर पर होंगे? जल्दी से बोलो। फैमिली लेवल पर होंगे, क्योंकि ये तीनों फैमिली सोलेनेसी के सदस्य हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, which taxonomy term may be suggested for any rank the classification। वर्गीकरण में किसी भी स्तर के लिए कौन सा टैक्सोनॉमिक शब्द प्रयोग किया जा सकता है? क्लास, ऑर्डर, स्पीसीज और टैक्सॉन। ये क्वेश्चन बार बार आपका गलत हो रहा है, जल्दी से आंसर बताइए। देखो इसको समझ लीजिए फिर से। किंगडम, डिवीजन,
क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इन सभी को मिलाकर के हम वर्गीकरण की श्रेणियां या कैटेगरीज कहते हैं, या इनको हम हिरार्ची भी कहते हैं। लेकिन इसकी जो एक है, एक यूनिट इसकी जो होती है, साथ ये जो ओब्लिगेट कैटेगरीज हैं, इनमें से प्रत्येक एक को हम टैक्सॉन कहते हैं। ये ध्यान रखना, आप कभी गलत नहीं करना। इस प्रत्येक एक को हम क्या कहते हैं? इसको टैक्सॉन कहा जाता है। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। चलिए आ गया स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। स्टेटमेंट ए, मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। कोशिका रहित तंत्र में शरीर के बाहर उपापचयी क्रियाएं प्रदर्शित की जा सकती। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग्स। अब बेटा जरूर आंसर करें, जल्दी बोले इसका क्या होगा। 5 नंबर का आंसर क्या होगा? देखो इसका आंसर आएगा सी। क्यों आएगा बेटा? इसलिए आएगा क्योंकि ऊपर वाली बात बिल्कुल सही लिखी हुई है कि कोशिका रहित तंत्र में शरीर के बाहर उपापचयी क्रियाएं प्रदर्शित की जा सकती है, एनसीईआरटी की लाइन है। लेकिन अगर इन रिएक्शन को हम टेस्ट ट्यूब में करा रहे हैं तो चूंकि ये रिएक्शन है सजीव की, लेकिन करवा बाहर रहे तो ना तो ये सजीव की रह गई और ना ये निर्जीव की रह गई, हो रही नॉन लिविंग सिस्टम में, और रियल में है वो लिविंग सिस्टम की, तो ना तो ये लिविंग रह गई और ना ही नॉन लिविंग रह गई। तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी करेक्ट, यानी बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। Assertion रीजन है ये। सिस्टमैटिक इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। Aims of classification is to group organisms and orderly manners. सिस्टमैटिक जीव विज्ञान की वो शाखा है जो जीवों के वर्गीकरण से संबंधित है। सही है। वर्गीकरण का उद्देश्य जीवों को सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित करना होता है। देखो दोनों बातें सही हैं, लेकिन नीचे वाली बात ऊपर वाली बात को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्योंकि सिस्टमैटिक्स में क्लासिफिकेशन के साथ साथ और भी कई चीजें आती। क्लियर हुआ? तो इसका आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, फिर से एसर्शन रीजन ए आर, एक बार फिर से चिंता मत करो, सारे चैप्टर्स ए टू जेड सबके ए आर, सबके स्टेटमेंट, सबके मैचिंग वाले क्वेश्चन इस पोर्टल से कराए जाएंगे राहुल सर के द्वारा। बस यह है कि आप आते रहिए, पढ़ते रहिए और ईमानदारी से अपने आंसर दीजिए, बातें मत करिए। मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो केमिकल रिएक्शन इन देयर सेल्स। उपापचय सभी जीवों का परिभाषित लक्षण है। सभी जीव अपनी कोशिकाओं में रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। बताइए, दोनों ही लाइनें बुक की हैं। देखो मेटाबॉलिज्म कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, नो डाउट इन इट। विदाउट मेटाबॉलिज्म नो ब्रेकिंग रिएक्शन, नो मेकिंग रिएक्शन, और विदाउट ब्रेकिंग मेकिंग रिएक्शन नो बॉडी, नो लाइफ। सो आई थिंक इसका सही आंसर बेटा जाएगा ए, कि दोनों ए और आर
दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो इसको बिल्कुल तरीके से परिभाषित कर रहा है। सभी जीव की अपनी कुछ कॉमन रासायनिक अभिक्रियाएं होती है और वो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म होती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, एक बार फिर से ए आर, ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वृद्धि जीवों को परिभाषित लक्षण नहीं है। वृद्धि के आधार पर किसी भी जीव को जीव नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ग्रोथ हमेशा निर्जीवों में भी होती है। बात सही कह रहा कि वृद्धि जीवों का परिभाषित लक्षण नहीं है। निर्जीव वस्तु में भी बाहरी जमाव से बढ़ सकती है। बताइए, जल्दी बताइए। एक तो हमें बता दिया कि सही है, अब एक आप बताइए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, फिर से ए आर 9 की अगर बात की जाए, रिप्रोडक्शन इज नॉट एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक मूल डू नॉट रिप्रोड्यूस। प्रजनन जीवों का अनिवार्य लक्षण नहीं है। मतलब केवल प्रजनन के आधार पर हम किसी को सजीव नहीं कह सकते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रजनन नहीं करते, जैसे खच्चर। तो खच्चर जीवित तो है लेकिन प्रजनन नहीं करता। कई स्त्री पुरुष होते हैं बांझ, जिनके बच्चे पैदा नहीं हुए लेकिन वो सजीव तो हैं। वर्कर भी, मधुमक्खी की मादा सजीव तो है लेकिन प्रजनन नहीं करती। इसका मतलब बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों सही है, आंसर लगा देते हैं ए। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, नॉन स्टॉप चलेगा भाई, रुकना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करी जाए अगर, ये कह रहा वायरस are considered at the broad line of living and non-livings, border line of living and non-livings. Virus show metabolism outside the host cell. वायरस को जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। वायरस पोषक कोशिकाओं के बाहर उपापचय दिखाते हैं। बताइए, जल्दी से बताइए। थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन है, इस चैप्टर का तो नहीं है लेकिन इसी चैप्टर का है। कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं। बोलो भाई बोलो। देखो, कभी भी एक बात समझो, जो वायरस होता है वो केवल होस्ट सेल में ही अपनी एक्टिविटी को दर्शाता है। लेकिन अगर हम पोषक कोशिकाओं से विषाणु को बाहर निकाल लें, वायरस को बाहर निकाल लें, तो ठंडा पड़ जाता है। निर्जीव वस्तुओं की तरह बर्फ बोतलों में बंद करके हजारों साल तक रखा जा सकता है। यानी जब सजीव सेल में डाले गए तो सजीव हो जाते हैं, सब सजीव सेल से बाहर निकाले गए तो निर्जीव हो जाते हैं। इसलिए इनको हम कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स कहते हैं। लेकिन होस्ट सेल में से बाहर आने पर ये निर्जीव हो जाते हैं। इसका मतलब ये है, क्या मतलब है इसका? इसका साफ मतलब है कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आंसर क्या आएगा इसका? सी आएगा। इसका आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें अगर, तो फिर से एक बार ए आर, कॉन्शियस इज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। चेतना जीवों का विशिष्ट विशेषता है। सभी जीव पर्यावरणीय उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। निर्जीव वस्तुओं में चेतना होती है या नहीं होती? नहीं होती है ना। और जब तुम्हें कोई गाली देता है तो तुम भी उससे गाली देते हो कि नहीं देते हो? अब कहोगे नहीं देते हैं तो रोने लगते हो, नहीं रोते हो तो झगड़ा कर देते हो, कुछ ना कुछ करते जरूर हो। मतलब सजीव प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। तो इसके आधार पर अगर देखा जाए तो एक बार फिर से बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
कि चेतना जीवों का विशिष्ट लक्षण है, निर्जीवों में नहीं होता है। और कोई भी प्राणी अमीबा से लेकर के ब्लू व्हेल तक, बैक्टीरिया से लेकर बनियन ट्री तक इन्वायरमेंटल स्टिमुली पर रिस्पॉन्स देता है, पक्का, बिल्कुल शक नहीं करने का। बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है टेक्सोनॉमी इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। टेक्सोनॉमी हेल्प इन द स्टडीइंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। वर्गीकी में पहचान, नामकरण और वर्गीकरण शामिल होते हैं। वर्गीकी विकासात्मक संबंधों के अध्ययन में सहायक होती है। जल्दी से बोलिए, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करनी है। देखो, दोनों बातें सही है कि टेक्सोनॉमी इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, दैट्स राइट। टेक्सोनॉमी हेल्प इन स्टडीइंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, क्रमिक जैविकासी स्थिति को दर्शाती है। लेकिन नीचे वाली बात का ऊपर वाली बात से कोई मतलब नहीं है, बातें दोनों सही है, लेकिन नीचे वाली बात यानी जो आर है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। दोनों अलग अलग बातें सही है। आंसर क्या है? बी। बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की। आज तो ए आर की झड़ी लगा दी भाई, आज तो पूरे ए आर ही डाल दी हमारे ऑपरेटर महोदय। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर गिव अ साइंटिफिक नेम विद टू कंपोनेंट्स। द टू कंपोनेंट्स आर जीनस एंड स्पीसीज। द्विनामकरण में दो भागों वाला वैज्ञानिक नाम होता है। ये दो भाग वंश और प्रजाति के होते हैं। जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल बिल्कुल सही है। Binomial nomenclature was given by Mr. Carolus Linnaeus. According to binomial nomenclature, any scientific name written in two steps. The first step is generic name and other is specific epithet. पहला होगा वंशी नाम, दूसरा होगा जाति उपनाम, एक जंतु का एक ही नाम, ऐसे बताए थे। तो क्या जा रहा, दोनों बातें सही है और पहली बात को दूसरी बात एक्सप्लेन कर रही। लो बेटा, फिर से आ गया ए आर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे। द बायोलॉजिकल नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज यूनिवर्सल। कॉमन नेम वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सभी सजीवों का वैज्ञानिक नाम सार्वभौमिक होता है, यानी पूरे विश्व में एक ही नाम माना जाएगा और अलग अलग जगह पर जंतुओं के नाम अलग अलग हो सकते हैं। यह है इसका मतलब। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है। एक जंतु का एक ही नाम। एक जंतु का एक ही नाम का मतलब क्या है कि अगर राना टिग्रीना अपने भारत में बोला जाएगा तो अमेरिका, अफ्रीका और जहां भी है, नॉर्वे, जो भी देश आपको पता हो, सब जगह उसका वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना ही होगा। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है तो पूरे विश्व में उसका नाम मैंगीफेरा इंडिका होगा। आप बुलाओ अमिया या आम्बो, क्या फर्क पड़ता है उससे भाई? यानी समझ गए ना बात को? तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं? मेंढको, हमारे यहाँ बोलते हैं मिसकड़ा है। कोई बोलता मेढक, कोई बोलता मंडूक, कोई बोलता फ्रॉग। तो लोकल नेम क्या है? अलग अलग है, लेकिन साइंटिफिक नेम सभी का एक ही होगा। क्या होगा? राना टिग्रीना। क्लियर हो गई? चलिए, तो इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर है ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी बेटा ए आर है। स्पीसीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। मेंबर ऑफ a species can interbreed and produce fertile offsprings. प्रजाति वर्गीकरण की मूल इकाई है। एक ही प्रजाति के सदस्य आपस में प्रजनन कर उर्वरक संतानें यानी फिर से संतान उत्पन्न करने वाली संतानों को उत्पन्न करते हैं। जल्दी बताओ।
जल्दी बोलो। अरे यार इतनी देर लगाती हो, दोनों बातें सही हैं। स्पीसीज इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, रूट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, मूल इकाई ऑफ क्लासिफिकेशन, और इंटरब्रीड टुगेदर प्रोड्यूस न्यू जनरेशन और द न्यू फर्टाइल जनरेशन। क्लियर हो गई बात? तो क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए। अब बेटा इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 16 अगेन ए आर। बॉटेनिकल गार्डन हेल्प इन प्लांट कंजर्वेशन। देखो ये वाला क्वेश्चन अब आजकल हट गया है तो हम भी स्किप करते हैं इसको। ये अब सिलेबस में बॉटेनिकल गार्डन वगैरह नहीं रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 17 पर। हर्बेरियम वाला भी हट गया, हटाओ इसको। और अब म्यूजियम वाला भी हट गया, इसको भी हटाओ। हाँ ये वाला है। ICZN is related to animal nomenclature. It provides rules for naming animals. ICZN जंतुओं के नामकरण से संबंधित है। ये जानवरों के नामकरण के नियम प्रदान करता है। जल्दी बोलो क्या सही है, इसमें क्या गलत है। एनसीईआरटी की लाइनें हैं दोनों भाई, जल्दी बोलो। देखो ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर प्रोवाइडेड द नेमिंग ऑफ एनिमल्स। जंतुओं के वैज्ञानिक नाम को देने के लिए IUCN के द्वारा एक संस्था को नियुक्त किया गया है जिसे ICZN कहते हैं। और ICZN के कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स के अनुसार ही किसी का जंतु वैज्ञानिक नाम रखा जाता है। तो मेरे हिसाब से तो आंसर फिर से एक बार इसका क्या सही है? ए सही है। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। तो अगर 20 की बात की जाए तो हाँ जी बेटा, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज इंटरनल ग्रोथ अकर्स बाय सेल डिवीजन। जीवों में वृद्धि आंतरिक होती है और वृद्धि कोशिका विभाजन का परिणाम होती है। बताइए। तो कोई AR में हमेशा एक चीज होती है कि आपको बुक जो आपकी होती है ना, रेफरेंस बुक NCERT जैसी, वो लाइन टू लाइन तैयार हो जाती है। जल्दी बताइए। अरे भाई बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जीवों में वृद्धि आंतरिक होती है मेटाबॉलिक रिएक्शन के फलस्वरूप, और वृद्धि कोशिका विभाजन द्वारा होती है। तो दोनों बातें सही है। 20 का क्या होगा? बोथ A and R true and R is correct explanation of A. बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की। एसर्शन क्या कह रहा? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इंक्लूड एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। सभी जीव उपापचय दर्शाते हैं। उपापचय में उपचय और अपचय शामिल होता है। सरल है, आंसर करिए बेटा। सरल है, बिल्कुल सरल है। जल्दी बताइए बेटा। Both A and R are true, but R is not the correct explanation. दोनों अलग अलग बातें हैं। बातें तो दोनों सही हैं, लेकिन ऊपर वाली बात से नीचे वाली मतलब नहीं है। वो उपापचय को डिफाइन कर रहा है, एनिमल्स में उपापचय को डिफाइन थोड़ी कर रहा है। तो इस बार ए नहीं होगा, इस बार क्या होगा? बी होगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, लेकिन नीचे वाला यानी रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। क्लासिफिकेशन मेक्स स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इजियर। वर्गीकरण जीवों के अध्ययन को आसान बनाता है। इसका टारगेट यही होता है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक जंतुओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हम उनका वर्गीकरण करते हैं। और क्या यह समानताओं के आधार पर लक्षणों को समूहित करता है। वर्गीकरण के अंतर्गत हम समान लक्षण रखने वाले सजीवों को एक तरफ
दूसरे समान लक्षण रखने वाले सजीवों को अलग ग्रुप में रखते हैं। तो समानता और असमानताओं के आधार पर ही वर्गीकरण किया जाता है। मैंने हिंट्स दे दिया है, आंसर आपको करना है। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, और सभी लोग आंसर करो बेटा। इसका सही आंसर आने वाला है, एक बार फिर से, ए। दोनों बातें सही है और नीचे वाली बात ऊपर वाली बात को एक्सप्लेन करती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। 23 जो है वो नॉमेनक्लेचर अवॉइड्स कंफ्यूजन इन ऑर्गेनिजम्स नेमिंग। नामकरण जीवों के नाम में भ्रम को दूर करता है। भ्रम क्या है? ये अलग अलग जंतु का अलग अलग स्थानों पर लोकल नाम अलग होता है, लेकिन अगर एक वैज्ञानिक नाम रख दिया जाएगा तो पर्टिकुलर किसी भी देश में बात हो रही हो तो भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी। सभी जान जाएंगे कि राणा ट्रिग्रिना की बात हो रही है। एक जीव के कई सामान्य नाम हो सकते हैं। मेढक के कितने सामान्य नाम बताए मैंने? संस्कृत में मंडूक कहते, हिंदी में मेढक कहते, अंग्रेजी में फ्रॉग कहते, अलग अलग गांव की लोकल भाषाओं में अलग अलग नाम से बुलाते। तो दोनों बातें सही है यार। ए एंड आर बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करो तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सेंस देयर सराउंडिंग्स। जीव अपने वातावरण को महसूस कर सकते हैं। सेंसिटिविटी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। सजीवों की संवेदनशीलता चेतना के कारण होती है। बताइए, सारा खेल प्रेजेंस ऑफ माइंड का होता है यार में। जल्दी पकड़िए, जल्दी पकड़िए, जल्दी से पकड़िए। क्या सही है? इसका भी बेटा ए ही सही है। दोनों सही हैं। सजीव अपने वातावरण को महसूस करते हैं। आपके चारों तरफ सुनाई देता है, दिखाई देता है ना? महसूस करते हो। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर चेतना या संवेदनशीलता पाई जाती है, इसलिए हो रहा है। बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। 25 की अगर बात करो तो वायरसेस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, दे बिहेव लाइक नॉन लिविंग आउटसाइड द होस्ट। वायरस को रवे के रूप में रखा जा सकता है। पोषक के बाहर ये निर्जीव जैसे व्यवहार करते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने ऐसी कोई बात की थी। आंसर बताइए बेटा, जल्दी से बताइए आंसर, जल्दी से आंसर बताइए बेटा। इसका भी आंसर यही होगा, ए। अभी हमने कहा था आपको कि विषाणुओं को नॉन लिविंग्स की तरह हम बोतलों में बंद करके रवे के रूप में रख सकते हैं। एमडब्ल्यू स्टैनले, WM स्टैनले, कुछ याद करो। और पोषक शरीर के अंदर ही केवल ये प्रजनन करते हैं। पोषक शरीर से बाहर आने के बाद इनमें प्रजनन समाप्त हो जाता है, फिर ये प्रजनन नहीं करते। क्रिस्टल के फॉर्म में पाए जाते हैं निर्जीवों की तरह। बात करें अगर 26 नंबर क्वेश्चन, आज तो सारे AR लगा दिए लगता है। साइंटिफिक नेम आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स, दिस डिफरेंशिएट देम फ्रॉम कॉमन नेम्स। वैज्ञानिक नाम इटैलिक्स में लिखे जाते हैं, इससे वे सामान्य नामों से अलग पहचाने जाते हैं। बताइए, अगर मशीन से लिखते हैं तो इटैलिक्स में लिखना होगा, है? और इटैलिक्स में क्यों लिखे जाते हैं? जल्दी बताओ क्यों लिखे जाते हैं भाई? इसीलिए लिखे जाते हैं क्योंकि जो लैटिन है ना और इटैलिक्स फॉन्ट है, अब इनका कहीं यूज नहीं होता है। और इस वजह से जब भी ये इस तरीके से लिखे जाते हैं तो तुरंत पहचान लिया जाएगा कि ये कुछ और नहीं लिखा है, वास्तव में ये किसी सजीव का वैज्ञानिक नाम लिखा हुआ है।
इसलिए बोथ ए एंड आर करेक्ट। बात करें अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 27, चलिए इस बार ए आर नहीं है, इस बार ए आर नहीं है, चलिए कोई नहीं, अभी फिर आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, निम्नलिखित में से कौन जीवों का लक्षण नहीं है? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, क्रिस्टलाइजेशन। अब यार इसका तो आंसर बता ही दो तुम, जल्दी बताओ, जल्दी से बताइए। अभी अभी बात चल रही थी कि विषाणु को नॉन लिविंग स्टेज में क्रिस्टलाइज करके रखा जा सकता है, तो सही आंसर क्या है बेटा? ग्रोथ सजीवों का लक्षण है, रिप्रोडक्शन भी है, मेटाबॉलिज्म भी है, लेकिन क्रिस्टल फॉर्म में रखना सजीवों का लक्षण नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 नंबर क्वेश्चन है, बच गए, इस बार भी सरल है। ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स अकर्स बाई, जीवों में वृद्धि होती है केवल सतह क्षेत्र बढ़ने से, अंदर से द्रव्यमान बढ़ने से, बाहरी जमाव से, केवल कोशिका विभाजन से। थोड़ा ट्विस्ट है, दिमाग लगाइए, जल्दी बोलो, जल्दी बोलिए। क्वेश्चन नंबर 28 की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए कभी भी एक लाइन लिखी, इसको नहीं भूलना एनसीईआरटी की, कि लिविंग्स ग्रोथ आर इंट्रिंसिक एंड इज रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। उसका विभाजन से केवल ऐसा कुछ नहीं है, प्रजनन से भी ग्रोथ होती है, इसलिए डी वाला नहीं होगा, डी आपको लग रहा था। बड़े उच्च प्रकार के पौधों या जंतुओं में जनन और वृद्धि अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, केवल सेल डिवीजन से मतलब नहीं। कई बार द्रव्यमान बढ़ने से भी अंदर से सेल एलोंगेशन फेज से भी ग्रोथ हो जाती है। एक तो मेरिस्टेमेटिक जोन ऑफ मेरिस्टेम्स से ग्रोथ हो रही, और दूसरा दीर्घीकरण भी होता है क्षेत्र जड़ में, वहां पर बताया जाता है कि इसमें वैक्यूलाइजेशन की वजह से ग्रोथ। तो केवल सेल डिवीजन से नहीं माना जाएगा, दोनों से माना जाएगा। बात करें 29 इजी लग रहा। विच वन इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जीवों को परिभाषित विशेषता कौन सी है? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस। जल्दी से बोलो, 29 को जल्दी से बोले। कॉन्शियसनेस, क्यों? कुछ सोच के देखो। बात करें क्वेश्चन नंबर 30, मेटाबॉलिज्म इज एब्सेंट इन, उपापचय अनुपस्थित होता है जीवित कोशिकाओं में, डेड ऑर्गेनिजम्स में, वायरस आउटसाइड होस्ट कोशिका के बाहर वायरस में, डी बैक्टीरिया में। इज एब्सेंट इन, कहां एब्सेंट हो जाएगा? विषाणु जो होते हैं वो कोशिकाओं के बाहर आकर के निर्जीव हो जाते हैं, तो मेटाबॉलिक रिएक्शन यहां पे नहीं होगी। बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की, बहुत सरल सवाल। कौन सा जीवित और निर्जीव दोनों के बीच के लक्षण दिखाता है? सरल आंसर, विषाणु। साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण को कहते हैं क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, टैक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं बेटा नोमेनक्लेचर। अब इसमें एक्सप्लेन देने की कोई जरूरत नहीं, सरल सरल सवाल है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज प्रपोज्ड बाय, द्विनामकरण पद्धति किसने दिया? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने दिया। किसने दिया बेटा? रैपिड फायर, रैपिड फायर, रैपिड फायर। चलिए चलिए, इसके बाद 34 नंबर,
द्वि नामकरण में पहला नाम दर्शाता है, जल्दी बोलो किसको दर्शाता है, आंसर करो, जल्दी आंसर करो बेटा, वंश को दर्शाता है। हमारे से पहले आपको टाइप करना है, पहला होगा वंशी नाम, दूसरा होगा जाति उपनाम, पहला होगा वंशी नाम, दूसरा होगा जाति उपनाम। इसके बाद 35 नंबर, द करेक्ट साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन इज, मनुष्य का सही जंतु वैज्ञानिक नाम है, जल्दी बोलो, इसमें भी इसमें कौन सा सही है? मुझे लग रहा है बी, क्यों लग रहा है? क्योंकि बी में जनरा को कैपिटल से और इसे स्मॉल से लिखा गया, देखो इसको स्मॉल से लिखा गया, बाकी यहाँ पर स्मॉल कर दिया। ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, ज्यादा बकवास नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर 36, द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर इज कॉल्ड, वर्गीकरण, पहचान, नामकरण के अध्ययन को कहते हैं टैक्सोनॉमी। क्या कहते हैं बेटा इसको कहते हैं टैक्सोनॉमी। अगला क्वेश्चन है, द टर्म लिविंग वर्ल्ड इंक्लूडेड, जीव जगत में शामिल है, कौन शामिल है जरा पढ़े? ओनली प्लांट्स, ओनली एनिमल्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ओनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सही आंसर जाएगा बेटा सी। यहां पर पौधे जंतु दोनों मिलाकर सजीव हैं, इसीलिए इसको बोला गया सजीव जगत, केवल ऐसे नहीं जंतु जगत पादप जगत, इसे लिखा गया सजीव जगत, क्योंकि दोनों इसमें एक साथ इंक्लूड करते हैं। बात करें 38 नंबर क्वेश्चन की, रिप्रोडक्शन इज नॉट कंसीडर्ड ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बिकॉज, प्रजनन को परिभाषित लक्षण नहीं माना जाता है क्योंकि सभी जीव प्रजनन करते हैं, कुछ जीव प्रजनन नहीं करते हैं, ये रासायनिक प्रक्रिया है, केवल पौधों में होती है, तो कुछ जीव प्रजनन नहीं करते हैं, जैसे खच्चर प्रजनन नहीं करता है। आंसर क्या आएगा बेटा इसका? बी आएगा। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39, ICZN इज रिलेटेड टू, ICZN इज रिलेटेड टू, देखो बेटा ऐसा है कि IUCN ने दो अलग अलग ब्रांचेस बनाई, एक तो बनाई ICZN और दूसरी बनाई ICBN। तो ICZN जो होता है वो हमेशा एनिमल्स का नाम रखेगी और ICBN जो होती है वो हमेशा पौधों का नाम रखेगी। आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो इस प्रकार इसमें क्या हो जाएगा, ICZN जानवरों के नामकरण, यानी बेटा यहां पर आ जाएगा क्या आंसर आएगा? बी, एनिमल्स की नेमिंग करता है। ठीक है, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 40, ग्रोथ इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट अकर्स बाई, निर्जीव वस्तुओं में वृद्धि होती है, कैसी होगी? जल्दी बोलो। सेल डिवीजन से नहीं, इंटरनल ग्रोथ से नहीं, एक्सटर्नल एक्यूमुलेशन बाहरी जमाव से होगी। देखो जब आप किसी टॉपिक में 100, 200, 300 क्वेश्चन कर लेते हो और अगर आपने समझ के क्वेश्चन किए हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि फिर वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होके आने लगता है, और जब ऐसा हो जाता है फिर आपको लगता है कि नहीं यार ये चैप्टर मेरे को आ गया, और जिस दिन आपको बेटा ये लग जाएगा कि ये चैप्टर मेरे को आ गया, इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस धुआंधार हो गया, प्रचंड हो गया आपका आत्मविश्वास, और जिसका आत्मविश्वास प्रचंड हो जाएगा उसे कोई हरा नहीं सकता है। मैं बार बार कहता हूं आपसे, क्या कहता हूं? डॉक्टर वही बनेगा जो क्वेश्चन करेगा, जो एमसीक्यू करेगा वही डॉक्टर बनेगा। इसके पीछे का रीजन आप इस बात से समझो जो मैं कह रहा हूं, कि जब आप ईमानदारी से समझ करके किसी टॉपिक में क्वेश्चन कर लेते हो, 200-300 क्वेश्चन लगा लेते हो, इतनी तो बातें नहीं होती मुख में, तो फिर वही सारी बातें रिपीट होती, और इसके बाद का जो कॉन्फिडेंस होता है, आहा लाजवाब। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करो, विच वन इज एक्सेप्शन टू रिप्रोडक्शन, प्रजनन का अपवाद कौन है? खच्चर जी हैं। कौन है बेटा? खच्चर। समझ गए बात को? क्वेश्चन नंबर अगर 42 की बात की जाए तो
कॉन्शियसनेस इंक्लूड, चेतना में शामिल है केवल ग्रोथ, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, उद्दीपन के प्रक्रिया, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन। जल्दी बोलो। कॉन्शियसनेस, चेतना, चेतना में कौन शामिल? अब एक चेतना किसी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं है। हाँ, चेतना का मतलब होता है बाहरी आवेगों को ग्रहण करके उन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। आंसर क्या आएगा? बी आएगा। चलो बात करें क्वेश्चन नंबर 43 की। द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की मुख्य इकाई क्या है? क्या है मुख्य इकाई? स्पीसीज। तो ऊपर कैंसिल हो गए थे क्वेश्चन, तो भाई साहब ये समझ के चलो कि आज का पेपर हो गया है ना। आज की क्लास यहीं तक थी। बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। लिविंग वर्ड का आराम से टेस्ट दीजिए फुल कॉन्फिडेंस के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन अब इस टॉपिक से गलत नहीं होगा। बाय बाय बच्चों, गुड नाइट।